हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। हम यहाँ पर आज जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के मैथमेटिक्स का एक और न्यू ब्रांड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही जाता है, तो यह चैप्टर यदि आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में चुनिंदा सवाल यहाँ पर करवाऊँगा। जितने पैटर्न के क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछे जाते हैं वे सभी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअल में एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। किसी भी मैथमेटिक्स में लेसन को पढ़ते समय हमें यह बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि उसका बेसिक मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि यदि आप सीधे सीधे पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, उसका बेसिक नहीं समझेंगे, तो आपको घुमा फिरा कर यदि क्वेश्चन आएगा और हर बार एक नया क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चनों की कोई कमी है, तो आप भली भांति जानते हैं कि हर क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसे कहते हैं और इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। यदि इसकी बात हिंदी में करें तो लघुत्तम समापवर्तक इसे हम कहते हैं। एलसीएम हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। कितनी संख्याओं का निकाला जाता है? 2 या 2 से अधिक। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो 2 या 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2 संख्याएं होना चाहिए एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए। एक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकलता है। तो एलसीएम का पहले हम नेम समझते हैं, एल, सी और एम। एल से मीनिंग होता है लोवेस्ट, ठीक है। इसे हम लिस्ट भी कहते हैं, इसे लिस्ट भी कहते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग अगर समझें तो इसे कह सकते हैं कम से कम या छोटे से छोटा। क्योंकि मीनिंग यदि आप बेहतर समझ जाएंगे तो आप एलसीएम की अवधारणा को समझ जाएंगे। कॉमन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब जो सभी में हो वही कॉमन, ठीक है। तो इसका बेसिकली मीनिंग आपको पता है। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है हिंदी में गुणज, इसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं। तो हम समझ कर आए हैं, पिछला जो चैप्टर था हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल, उसके अंदर हम गुणज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़कर आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमें 5 and 6 का एलसीएम निकालना है। तो 5 and 6 का यदि एलसीएम निकालना है तो एक तरीका होता है एलसीएम निकालना है और दूसरा तरीका होता है कि इसकी समझ यदि आपको है तो आप एलसीएम को देखकर पता कर सकते हैं। जैसे 5 और 6 दिए तो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, यह आप बिल्कुल इसे देखकर पता कर जाएंगे। तो पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। बेसिक के अंदर ही वो तरीका है जो संख्याओं को देखकर उसका एलसीएम बता सकता है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 5 का गुणज। सबसे पहले क्या निकालते हैं? 5 का गुणज। एलसीएम में से हम एम का यूज सबसे पहले करते हैं। हम सबसे पहले दी गई संख्याओं का मल्टीपल निकालते हैं। तो 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा 5, 10, 15, 20, 25। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और 6 का यदि मल्टीपल देखा जाए, 6 के गुणज देखा जाए तो मल्टीपल का अर्थ होता है कि उसकी टेबल या उसका पहाड़ा। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36। इस प्रकार से। और इसे अगर आगे बढ़ाएं तो 6 पंजे 30, 5 छके 30, 5 सत्ते 35। इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। अब मल्टीपल हमने निकाल लिए तो एलसीएम में से कौन, एल, सी और एम। एलसीएम में से पहले हमने एम का यूज़ किया
उसके बाद कॉमन देखते हैं, और कॉमन भी कैसा होना चाहिए, छोटे से छोटा, कम से कम कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम देखें 5 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 10 है, इसमें नहीं है, इसमें 12 है, इसमें नहीं है, इसमें 15 है, इसमें नहीं है, इसमें 18 इसमें नहीं है, 20 इसमें है, 24 इसमें है, 25 इसमें है। अब यहाँ पर इधर से हम देखते हुए जा रहे हैं कि दोनों में एक नंबर ऐसा हमें मिल जाए तो दोनों में हो, तो वह नंबर हमें मिल गया 30। सबसे पहले मिलने वाला नंबर है 30, और यही हमारा होगा इसका एलसीएम, क्योंकि हमने छोटे से छोटा कॉमन निकाला, और कॉमन काय में से निकाला, कॉमन निकाला है हमने मल्टीपल में से। जिन भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना हो उनका छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल ही आपका एलसीएम कहलाता है। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई आपको मल्टीपल नहीं मिलेगा, इसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 के टेबल में आपको यहाँ 60 मिल जाएगा, और 6 की टेबल में भी आपको यहाँ 60 मिल जाएगा। तो यह भी आपका एक प्रकार से मल्टीपल ही है, लेकिन यह छोटे से छोटा नहीं है, इस कारण इसे हम नहीं लेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि आप 5 और 6 का क्या 60 एलसीएम हो सकता है, तो जी हाँ, 60 5 और 6 का एलसीएम हो सकता है। लेकिन यदि 30 नहीं हो तो 30 के बाद सेकंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मल्टीपल क्या होगा, दूसरा 5 और 6 का दूसरा उभयनिष्ठ मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, तो वो होगा 60। ये एलसीएम जरूर है लेकिन ये दूसरा है, पहला हमारा 30 है, यह इसका बेसिक है। बस आपको सीधे सीधे यही चीज़ समझना चाहिए और ये याद रखना है। इसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा विषय और है कि एलसीएम कितनी मेथड से फाइंड किया जाता है, कितनी विधियों से एलसीएम को ज्ञात किया जाता है। तो एलसीएम ज्ञात करने की 2 मुख्यतः विधियां होती है। नंबर 1 विधि होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, और दूसरी जो विधि होती है वह होती है भाग विधि। तो हम भाग विधि के द्वारा भी एलसीएम फाइंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी हम एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों विधियों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या अर्थ है, सबसे पहले लास्ट चैप्टर के अंदर हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड का क्या अर्थ है, अभाज्य गुणनखंड से अर्थ होता है कि किसी भी संख्या के टुकड़े करना। टुकड़े से अर्थ ये नहीं कि उसे चाकू लेके काटना है, वो उसको गुणा के रूप में लिखना है। मान लीजिए आप 12 है, अगर आप 12 को लिखना चाहते हैं तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह इसके हैं गुणनखंड, 4 और 3 12 के गुणनखंड है। और यदि आपसे कहा जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड से अर्थ है कि अब आपको यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ, तो 4 और 3 को और हम नहीं तोड़ सकते हैं क्या, 4 हमारा टूट सकता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 में। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। तो यह हुए हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड, और यह हमारे 4 और 3 जो है 12 के सिर्फ गुणनखंड है। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में मोटा अंतर होता है। अभाज्य गुणनखंड वह टुकड़ा होता है, वह गुणा के रूप में लिखे जाने वाली संख्या होती है, जिसमें फिर अब और किसी संख्या से भाग नहीं जा सके। तो यहाँ पर 2 में हम 2 का ही भाग देते हैं, यहाँ भी 2 में 2 का ही जाएगा और 3 में 3 का जाएगा, लेकिन 4 में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए हम 4 को अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते, सिर्फ हम इसे कहेंगे 12 का गुणनखंड। ठीक है, बस यही मूल विषय होता है गुणनखंड का। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। फाइंड द एलसीएम ऑफ 54 एंड 21। 54 और 21, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 54 और 21 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। तो हम 54 और 21 के
अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम यदि देखें 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो हम यहाँ पर जानते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। 54 को हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया ये आपका 27 बार। फिर यहाँ 3 से डिवाइड किया तो यह आपका होता है 9 बार। 3 से फिर किया तो यह हो गया 3 बार, और 3 से किया तो 1 बार। तो हम 54 को, ठीक है, 54 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3 के रूप में। तो यह हमने लिखा है 2 × 3 × 3 × 3 के रूप में। इसी प्रकार से 21 को हम सीधे से लिख सकते हैं 3 × 7 के रूप में। यह हमने 21 को लिख दिया 3 × 7 के रूप में। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप दोनों संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, जितनी भी संख्याएं उनके हमने सबसे पहले निकाल लिए प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमने 54 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया और यहाँ 21 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप इस प्रकार से लिखेंगे एलसीएम बराबर, इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। इन दोनों में यह 3 आपका कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे। ये मैंने गोला लगा दिया यहाँ पर, कॉमन को हम एक बार लिख देते हैं। अब इसके अंदर दोनों में कोई कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, बाकी सबको हम यहाँ पर एक एक करके लिख देंगे। यह 2 लिख दिया, यह आपके 2 बार 3 थे, ये 2 बार 3 लिख दिया, और एक 7 था, इसे भी लिख दिया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। कैसे होता है मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 6 तिया 18, ठीक है, ये हो गया आपका 18 गुणित 7 तिया 21, ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 378, ठीक है। तो यह फाइनली आपका हो जाता है यहाँ पर एलसीएम। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आपको बेसिकली जो क्वेश्चन नवोदय में पूछा जाता है वह किसी मेथड को लेकर नहीं पूछा जाता है। आप किसी प्रॉपर विधि को लेकर क्वेश्चन वहाँ पर नहीं बनाने को आता है। वहाँ सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, इसकी मूल समझ आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको समस्या आएगी। तो विधियों का इतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एलसीएम निकालने के लिए विधियां तो सीखनी ही चाहिए, ठीक है। यह हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड हमारी होती है भाग विधि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और आपको आना भी चाहिए। भाग विधि के अंदर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बनाया है क्वेश्चन के फाइंड द एलसीएम। आपको एलसीएम फाइंड करना है। 36, 56, 105, 36 दिया है, 56 दिया है, 105 दिया और 108 दिया है। इसका एलसीएम पता करना है। और विधि कौन सी हमारी, भाग विधि। तो भाग विधि से किस प्रकार से एलसीएम ज्ञात किया जाता है देखते हैं। आपको वही अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी को ही हम भाग विधि भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें और उसमें ये फर्क है। अभी हमने यहाँ पर 54 का ये निकाला, ये अभाज्य गुणनखंड थे और इसे ही हम भाग विधि भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक एक करके निकाला था, अब यहाँ पर हम इनको एक साथ रखकर भाग लगाएंगे। एक साथ रख के भाग कैसे लगाएंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप संख्याओं को लिखेंगे। आपकी संख्या है 36, आपकी संख्या है 56, इसके बाद दी है 105 और इसके बाद है 108। इस प्रकार से बड़े ही आराम से आप संख्याओं को लिख लीजिए। संख्याओं को लिखने के बाद में आप देखेंगे इसके अंदर कि इस 36, 56, 105 और 108 में किस किस का भाग जा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सभी तीनों 105 को छोड़कर बाकी सब है। तो हम यहाँ 2 से भाग लगा देते हैं। किसी एक संख्या में भी यदि 2 का भाग जाएगा तो हम 2 का भाग यहाँ पर लगा देंगे। 36 में 2 का भाग लगाया 18 बार, 56 में 2 का भाग लगाया तो यहाँ पर 8 दूना 16 मतलब आपका हो गया 28 बार। और यहाँ 105 वैसा का वैसा लिख देंगे। हम इंडिविजुअल एक एक में ही अलग अलग भाग लगा रहे हैं, ठीक है। 108 में यहाँ पर भाग लगाया तो यह चला गया आपका
54 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप फिर से 2 से भाग लगा दीजिए। 2 का भाग लगाया यहाँ पर 9 बार, 2 से यहाँ भाग लगाया 14 बार, 2 से यहाँ भाग लगाया तो नहीं जा रहा है तो हमने वैसा के वैसे ही लिख दिया, और 2 से भाग यहाँ पर लगाया तो 27। ठीक है, फिर से 14 होने के कारण हम 2 से भाग लगाएंगे, 9 वैसा का वैसा, क्योंकि 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 का भाग 9 में पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब 2 का भाग हम लगाते हैं 14 में तो 7 बार, यहाँ 105 वैसा का वैसा, और यह रहा आपका 27। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम 3 से ट्राई करते हैं और 3 का भाग लगाते हैं तो 3 तिया 9, 7 वैसा का वैसे ही। 105 में 3 का भाग लगाया तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और 3 नम यहाँ पर होती है 27। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसे, तो 3 से 1 बार, 7 वैसा का वैसा, यहाँ पर आपका 35 वैसा का वैसा, और 3 तिया 9 3 बार चला गया। अब आपके पास यहाँ पर 35 है, यहाँ 3 है, तो आप 3 का एक बार और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 7 ऐसा कैसा, यहाँ 35, और यहाँ पर 3 एकम 3। अब इसके बाद आप यहाँ 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से 1 बार, और ये आपका 5 बार, और 5 से यहाँ 1 बार। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 से 1 बार। तो कुल मिलाकर फाइनली आपके पास ये 1 2 2 2 3 3 3 7 और 5 प्राप्त होता है। हम यहाँ पर 2 2 1 2 यहाँ पर कम लिखा गया है, प्रिंट मिस्टेक हो गई है, और 3 आपका 1 2 3 बार, तो हम इसको अलग ही लिख देते हैं, इसे छोड़िए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है मामला, हम इसे फिर से लिख देते हैं। तो एलसीएम बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 5। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आपका, 3 तिया 9 तिया 27, ये आपका 27 हो गया, और 7 पंजे ये हो गया 35। अब इनका गुणा करते जाते हैं, तो यहाँ पर हम 27 लिख देते हैं और 8 का गुणा करते हैं 35 से। यदि आपका 8 का गुणा 35 से करते हैं तो 35 दूना होता है 70, और 7 चुको 28, तो ये हो जाएगा 280। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 का 0 और 27 यहाँ पर 27 गुणित 28, तो 27 का जब 28 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 756, और ये हो गया आपका 7560। 7560 आपका एलसीएम बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो यह हमारी मेथड होती है जिस मेथड से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यह हमारी भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करने का तरीका होता है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना सीखे थे हमने, अब यहाँ पर भाग विधि सीखी है। इसके बाद कुछ इसके बेसिक और देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इस पर भी आपको क्वेश्चन बनकर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका कुछ फैक्ट दिया गया है बेसिक ऑफ एलसीएम के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आईएमपी, आप इसे समझिए, आपको यह बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। यदि यह आप समझते हैं तो ही आप एलसीएम को कर पाएंगे। जैसे पहला फैक्ट दिया है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का गुणज ही होगा। हमने एग्जाम्पल लिया था 5 and 6 का, वही देखते हैं 5 and 6 का एलसीएम। 5 and 6 का एलसीएम हमने क्या लिया था, एलसीएम आया था इसका 6 पंजे 30। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होगा। बड़ी संख्या से अर्थ है कि 5 और 6 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 और 6 में से हमारी बड़ी संख्या है 6। तो एलसीएम आपका संभावित ये है कि या तो 6 होगा या फिर 6 का कोई मल्टीपल होगा। मतलब 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 छः 36, इसमें से कोई आपका एलसीएम होगा।
फाइनल बात है, या तो वह 6 भी हो सकता है या फिर 6 की टेबल में से कोई संख्या आपकी एलसीएम हो सकती है। बड़ी संख्या का गुणज ही एलसीएम होगा। मतलब एक बात फाइनल है कि यदि आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो आपको यहाँ पर ये नंबर दिलवा कर जाएगा एलसीएम कि बड़ी संख्या और या फिर बड़ी संख्या का गुणज ही एलसीएम होगा। और नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम मतलब आप एलसीएम के अंदर जब भी संख्याओं का भाग लगाएंगे, 5 का लगाएंगे या फिर 6 का लगाएंगे, तो एलसीएम आपका था 30। तो 5 से भी आपका 6 डिवाइड हो जाता है, 30 डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 30 आपका 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो जो संख्या आपकी एलसीएम आएगी, ठीक है, एलसीएम आपका 30 आया, तो जो भी संख्या आपकी एलसीएम आएगी वह आपकी जिन संख्याओं का यह एलसीएम है उससे पूरी तरह से हमेशा विभाजित होगा। यह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। ये 2 बात जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाई है, समझाई है, इन 2 बातों को आप दिमाग में जमा लीजिए, समझ लीजिए और ये आपको बराबर नंबर देकर जाएंगे। बस यही एलसीएम का मूल कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, छूट गया है वो एग्जाम्पल, हालांकि एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। हम इसे भी देख लेते हैं। 2, 3 एंड 4 इज 12। 4, 2 और 3 इनका एलसीएम आता है 12। तो 12 इसका एलसीएम है, ठीक है। अब इससे इसका मिलान करके देख लो कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या या बड़ी संख्या गुणज होगा। तो यहाँ 4 का गुणज आपका 12 है या नहीं है, 4 की टेबल में 12 आता है या नहीं आता है। तो हम सभी जानते हैं कि 4 की टेबल में 12 आता है। मतलब आपको एलसीएम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखना है, बड़ी संख्या है 4, तो 4 का एलसीएम होगा 12, ठीक है। और वो 12 होने के बाद यह तय है कि 4 की टेबल में आएगा ही आएगा। तो एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि 4 की टेबल में ही एलसीएम होता है, ठीक है। 4 की टेबल से अर्थ है कि बड़ी संख्या की टेबल में बड़ी संख्या का गुणज ही एलसीएम होगा। दूसरी बात कि 12 में 3 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 2 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 4 का भाग भी चला जाएगा। ये 2 बातें ही आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ का अर्थ होता है, यदि इसको हम एक्सप्लेन करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अधिकतम कॉमन और फैक्टर मतलब गुणनखंड। यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 24 और 30, 24 और 30 का एचसीएफ। तो 24 के यदि हम फैक्टर करें तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। हमेशा यूज हमें प्राइम फैक्टर का ही इसके अंदर करना है। इसके बाद 30 के यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 गुणित 3 गुणित 5 इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 24 को लिखा है हमने 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। और 30 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें तो 2 गुणित 3 गुणित 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब एचसीएफ की बात हम करते हैं। अब हमने कर लिया सबसे पहले फैक्टर, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, दी गई संख्याएं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ज्ञात करना, उनके कर लिए फैक्टर हो गए। अब कॉमन देखना और हाईएस्ट देखना है। कॉमन से अर्थ है कि इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हमने इसे लिख दिया 2। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी लिख दिया 3। और कोई आपको कॉमन दिख रहा है क्या? और कोई कॉमन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बस यही कॉमन है। अधिकतम कॉमन में 2 और 3 ही है, इसलिए हम सीधे सीधे 2 और 3 का गुणा करके लिख देते हैं, वह है 6। और यह आपका हो जाएगा HCF। इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब इसके कुछ बेसिक फैक्ट होते हैं, वहाँ आपको बहुत क्लियर यह HCF हो जाएगा, उसके अंदर हम समझेंगे। अब यहाँ पर HCF को फाइंड करने की मुख्यतः दो विधियाँ होती है। पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, LCM की तरह ही। दूसरी विधि होती है भाग विधि, LCM की तरह ही। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा हम HCF को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है इन दोनों विधियों का, और किस प्रकार से इन दोनों विधियों का उपयोग हम HCF फाइंड करने में करते हैं। तो जैसा कि LCM में था वैसा का वैसा ही इसके अंदर भी है। हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे दी गई संख्याओं का। तो हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 140, 168 और 224। इन तीनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है HCF। तो हम पहले विधि यूज कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 140 का गुणनखंड, यह आपको तरीका मैं एक बार और बता देता हूँ क्या तरीका है। यह तरीका होता है, यह 2 से भाग लगाया 70 बार, फिर 2 से भाग लगाया 35 बार, फिर 5 से भाग लगाया 7 बार, फिर 7 से भाग लगाया 1 बार। तो ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 हमने लिख दिया। इसी प्रकार से आप 168 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 सतह 168, और 224 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 सतह 224। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, गुणनखंड निकाल लिया भाज्य। अब यहाँ पर लेना है कॉमन। हम सीधे से यदि समझें कि यहाँ आपको LCM शब्द का यूज़ अगर हो जाए HCF की जगह, तो क्या करना है, यहाँ तक की मेथड दोनों की सेम है। यहाँ तक की मेथड दोनों की सेम है LCM और HCF की। LCM में हमें कॉमन को एक बार लिखना है और बाकी सबको एक एक बार लिखकर गुणा करना है यहाँ पर, और HCF के अंदर हमें सिर्फ कॉमन को ही यहाँ पर लिखना है। तो हमें यहाँ पर 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, ये 2 एक बार लिख लिया। फिर इसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तीनों में 2 है, ये लिख लिया। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 को एक बार लिख लिया और इन सबका गुणा कर दिया, आ गया 7 दूना 14 दूना 28, ये आपका हो गया HCF। इसके विपरीत यदि इन संख्याओं का आपको LCM ज्ञात करने को कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कॉमन, ये तीनों तो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। यदि आपसे कह दिया जाए कि इसका LCM क्या होगा, तो आपका 2 गुणित 2 गुणित 7 तो रहेगा, और इसके साथ में गुणा में क्या क्या और बढ़ जाएगा, एक 5 बढ़ जाएगा ये वाला, एक ये आपका 2 और एक 3 भी बढ़ जाएगा, और एक 2 और फिर एक 2 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याएं बढ़ जाएगी। मतलब छोटे से छोटी संख्या के कॉमन तक हम उसे लेकर जाएंगे, और यहाँ हमें अधिकतम कॉमन रखना है। यहाँ हमें अधिकतम कॉमन रखना और उसमें छोटे से छोटे कॉमन तक जाना है। अगर कॉमन ना हो तो भी उसे लिखना है। तो इन दोनों में यह मोटा फर्क होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। इसके बाद ये होती है हमारी भाग विधि, इसे हम कहते हैं भाग विधि। यहाँ पर यह मेथड बिल्कुल अपने आप में अलग मेथड है, अलग तरीके की मेथड है, और यह मेथड कभी कभी आपसे परीक्षा में जब आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है, आपकी कॉपी पे होती है, MCQs नहीं होते हैं वहाँ पर, तब आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर लिखा आता है कि इसका HCF भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपको यह विधि लगानी होगी कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में। इस प्रकार के मेथड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF सेकंड मेथड है, ये हमारी डिवीज़न मेथड जिसे हम कहते हैं भाग विधि। अब इसके अंदर संख्याएं क्या क्या दी गई है, संख्याएं हैं हमारी 45 एक संख्या है, और दूसरी संख्या है 108। इन दोनों का हमें HCF पता करना है।
तो सबसे पहले हम इसको क्रम से जमा लेंगे। क्रम से जमाने का अर्थ है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमारी 45 है और दूसरी संख्या 108 है। ऐसा ना लिखें कि 108 हो इधर हो और 45 उधर हो। तो हमने इसको यहाँ ऐसा अरेंज कर लिया, 45 लेस देन 108, 45 छोटी है 108 से। फिर कुछ भी नहीं करना है, 45 का भाग किसका, 45 का भाग आपको देना है 108 में। यदि आप 45 का भाग देते हैं, सामान्य विधि है हमारी, 45 का भाग 108 में देते हैं तो 90, 45 दूना 90 हो जाएगा, 45 दूना यहाँ पर हो जाता है 90 और बचेगा आपके पास, घटाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर बच रहा है 18। ठीक है, 18 बच रहा। अब आपको इस 18 से इस 45 को भाग देना है। ठीक है, इस 18 से इस 45 को भाग देना है। हम इसी भाग से इसके शेषफल से जो आपका यहाँ पर भाजक था उसे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और फिर से उसे भाग देंगे। तब तक देते चले जाएंगे जब तक भाग का एंड ना हो जाए। इस 18 से 45 को दिया, इस 18 से, तो 18 दूना यहाँ पर होता है 36। बचेगा क्या भाग देने के बाद, हमारे पास भाग देने के बाद बचता है 9। अब 9 का भाग लगाना है हमें 18 में। इस 18 को उठाकर यहाँ लिख दिया मैंने, तो 9 दूना 18 और भाग देने के बाद यहाँ पर बचता है 0 0। ठीक है, यह आ गया आपका 0 और ये माइनस का निशान। तो जब तक आपका 0 नहीं आ जाता यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। और यदि कोई तीसरा एलिमेंट यहाँ पर एंटर हो जाता है तो उसे भी हम इसी प्रक्रिया में आगे जोड़ लेंगे। ठीक है, कोई तीसरा नंबर यहाँ पर आ जाता है, 2 के बजाय 3 नंबर हो तो हम उसे आगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी मेथड चलेगी। अब फाइनली इसमें एचसीएफ कहाँ है, तो लास्ट आपका भाजक, ठीक है, भाजक क्या है आपका, लास्ट आपने जो भाग दिया है वह है 9 और यही 9 आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा आपका 9। हम एचसीएफ 9 को लिखेंगे। जो लास्ट बार भाग देने से संख्या आपकी पूरी तरह से 0 हो गई, अब शेषफल में कुछ भी नहीं बचा, उस कंडीशन में उस संख्या को जिससे हमने भाग दिया है वह हमारी हो जाएगी HCF। ठीक है, तो यह हुआ HCF का निकालने का तरीका भाग विधि द्वारा। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट बिल्कुल IMP है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF हमेशा छोटी संख्या या छोटी संख्या का गुणनखंड ही होगा। तो जैसा LCM में कहा था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM हमेशा बड़ी संख्या का गुणज होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर पहले में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF हमेशा छोटी संख्या या छोटी संख्या का गुणनखंड होगा। तो 3 और 4 का HCF यहाँ पर 1 है, हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यह जो है 3 और 4 का फिट नहीं बैठता है। हम कोई दूसरा विषय इसमें देखकर आगे आपको रिपीट करेंगे। जैसे हमने HCF में, हाँ चलिए इसे ले लेते हैं, तो 3 और 4 का हम निकालते हैं HCF, तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 1। ठीक है, और इस लाइन का यह मीनिंग है कि HCF हमेशा छोटी संख्या, तो 3 और 4 का HCF हमेशा छोटी संख्या या छोटी संख्या का कोई गुणनखंड। तो 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 3 गुणित 1 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा हम इसे और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो HCF है या तो 3 हो सकता है या इसका कोई गुणनखंड हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF हमेशा संख्याओं में पूर्णता भाग जाता है, मतलब HCF से। HCF क्या है, यहाँ पर HCF है 1, तो 1 का हमेशा 3 उस संख्या में भाग जाएगा और 1 का 4 में भी भाग जाएगा। तो जो भी आपका HCF रहेगा उस HCF का इन दोनों संख्याओं में पूरी तरह से भाग जाएगा। और तीसरा है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का सहभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। इसी के लिए एग्जाम्पल बना था। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य,
सहभाज्य को बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, वे संख्याएं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे 3 और 4, तो 3 को लिखते हैं 3 गुणित 1 और 4 को लिखते हैं 4 गुणित 1। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब यह आपकी 3 और 4 सहभाज्य संख्याएं होगी। और जब संख्याएं सहभाज्य होगी तब इनका HCF हमेशा 1 होगा। हम कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए 9 और 7 का आपसे पूछ लिया जाए HCF का क्या होगा, तो 9 और 7 यह सहभाज्य संख्याएं हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर एक भी नहीं है, इसलिए इनका HCF होगा 1। आपसे कह दिया जाए 5 और 4 का HCF 1, 2 और 3 का HCF 1। आपसे कह दिया जाए कि 7 और 11 का HCF 1। आपसे कहा जाए कि 13 और 15 का HCF 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सहभाज्य का यह मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट से हम आपके LCM और HCF के बेस्ड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वे कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक, जितना मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है सब कुछ रिपीट होने वाला है और सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाला है। मेन चीज़ हमारे क्वेश्चन आंसर ही है, ये हमारा बेसिक था। मेरी थोड़ा सा आदत है, मेरा स्वभाव है कि मैं आपको बेसिक ज़रूर करवाऊँ, जबकि अमूमन बच्चे शॉर्टकट रास्ता देखते हैं, कौन सर कम से कम टाइम में पढ़ा देंगे, फटाफट कौन बता देगा। तो यहाँ पर कोई जड़ी बूटी नहीं खिलाई जाती है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही होगा। यदि आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यदि आप बेसिक सीखेंगे, यदि आप LCM और HCF की समझ विकसित करेंगे, इसकी अवधारणा सीखेंगे, तभी आप इस पर आधारित सवाल कर पाएंगे। पूरे ज़िले के अंदर से 80 बच्चों का चयन होता है नवोदय के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। जब आप बैठते हैं तो मेरिट लिस्ट होती है, उस मेरिट में बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उसका कारण होता है कि जो बच्चे बेसिक समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, वही आंसरों का जवाब भी देकर आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आप यदि वीडियो के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये तरीका पढ़ाने का आपको कैसा लगा, एक नया पैटर्न मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। कभी कभी मैं बोर्ड का यूज़ भी कर लेता हूँ और कभी कभी इस प्रकार से भी पढ़ा देता हूँ। ये आपको पैटर्न कैसा लगा ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि सर ये पैटर्न अच्छा लगा या नहीं लगा, या बोर्ड वाला ही ठीक था। जैसा भी हो आप एक बार मुझे कमेंट कर बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।